हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इसकी इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें 3D झुका हुआ निर्देश तंत्र, झुका हुआ निर्देश तंत्रों में रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उसके लिए हमने कल जो हमने पढ़ा था उससे आगे बात करते हैं। क्या लिखा था कल हमने? x डैश इक्वल टू x cos x डैश OX प्लस y cos x डैश OY प्लस z cos x डैश OZ। ठीक है भाई, ये किया था। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी सिमेट्री से ये पूरा लिख लेंगे। x cos y डैश OX प्लस y cos y डैश OY प्लस z cos y डैश OZ, और z डैश इज इक्वल टू x cos z डैश OX प्लस y cos z डैश OY प्लस z cos z डैश OZ। तो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास आ गई, ये तीन इक्वेशंस आ गई। ये हमने लिखी है सिमेट्री से। लास्ट वाले वीडियो में, लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट वाले लेक्चर में 2D के लिए हमने कैलकुलेशन की थी और उसको 3D के लिए अप्लाई कर दिया था। तो देखिए अब क्या है कि अगर मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, cos x डैश OX, तो ये क्या बनाएगा? हमने बनाया था क्या? हमने बनाया था कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है x y z, ठीक है, जिसे हमने क्या माना था? S फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना, ठीक है, जिसके यूनिट वेक्टर्स जो थे वो i कैप, j कैप और k कैप। दूसरा जो हम बनाएंगे वो मान लेते हैं अपने इसको x डैश y डैश और z डैश। इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा एंगल है। इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा एंगल। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर i डैश, j डैश और k डैश कैप। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर क्या होंगे? i डैश, j डैश, k डैश। तो अगर मैं cos x डैश OX की बात करता हूँ तो इसका मतलब मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच के एंगल की बात कर रहा हूँ, यानी एंगल दो वेक्टर्स के बीच में, एंगल दो वेक्टर्स के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच के एंगल के साथ अगर cos लगाओ तो कौन सा प्रोडक्ट होता है भाई? अगर मैं लिखता हूँ a वेक्टर डॉट b वेक्टर तो मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा बताओ? ए बी कॉस थीटा तो लिखूंगा, ए बी कॉस थीटा तो लिखा जाएगा। और अगर कहीं ए बी कॉस थीटा लिखा होगा तो मैं क्या लिखूंगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये होगा। तो यहाँ पर वेक्टर कौन सा है? एक तो वेक्टर है आई कैप और दूसरा आई डैश। इनके बीच के एंगल की बात कर रहे हैं अपने, तो मैं क्या लिखूंगा? आई कैप डॉट आई डैश कैप। और इसका आंसर किस पर डिपेंड करेगा? इन दोनों के बीच बनने वाले एंगल पे। एंगल की जितनी वैल्यू होगी, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट तो बनी होगा, लेकिन cos थीटा के थीटा पे डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो इसको मैं सपोज कर लेता हूँ
A11 कोई एलिमेंट A11 सपोज कर लेता हूँ। ऐसे ही cos x डैश ओ वाई को अगर मैं सपोज करूँ I डॉट जे डैश, इसको A12 सपोज कर लेता हूँ। ऐसे ही cos x डैश ओ जेड है, I डॉट ए डैश क्या है नहीं है, इसको A1 3 सपोज कर लेता हूँ। कर सकते हैं ऐसे? तो इसको मैं सिर्फ इसको मैंने A11 सपोज किया, इसको A12 सपोज किया, इसको A13 सपोज किया। ऐसे ही मैं इसको A21 सपोज कर दूंगा, A22 सपोज कर दूंगा, A23 सपोज कर दूंगा। और जो ये लास्ट वाला है इसको A31, A32 और A33 सपोज कर दूंगा। तो हमारे पास इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, देखिए मैं इसको आगे लिखूंगा क्या, x इज इक्वल टू एक्स डैश था ना, एक्स डैश देखे चलिए ना, एक्स डैश इज इक्वल टू x A11 y A12 z A13, y डैश इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू x A21 y A22 z और z डैश इक्वल टू क्या सपोज करूंगा, X A31 y A32 z। A33। अगर इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इनटू ठीक है भाई, इस तरह से लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। चलिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आ गया, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन, और उसको हमने किस में लिख दिया है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। किस फॉर्म में लिख दिया है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। और इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोटेशनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, घूर्णन मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, घूर्णन मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक होगी बात हुई। अगर अब इस पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन को अगर मुझे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्या करना चाहता हूं मैं, इसको मैं वेग रूपांतरण में बदलना चाहता हूं, मतलब वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूं। बड़ा सिंपल सा काम है, स्टार्टिंग से हम लोग करते आ रहे हैं। क्या करना है, इन इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। इनका अवकलन कर दो t के सापेक्ष, कर दो भैया अवकलन। क्या बनेगा, dx डैश बाय dt इक्वल टू dx बाय dt a11 dy बाय dt a dz बाय a13। तो ये बन गया ux डैश इज इक्वल टू ux, या ऐसे लिखो, ये a11 पहले लिख दो, ux बाद में लिखो, a12 पहले लिख दो, uy लिख दो, a13 पहले लिख दो, uz लिख दो। तो भाई ये है वेलोसिटी s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ये वेलोसिटी किसकी है,
एस डैश निर्देश तंत्र का वेग है, ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन में एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये और ये हमारे कॉन्स्टेंट्स। अगर मैं दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करता हूँ इस वाले इक्वेशन का, तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो आपको बात समझ आ जाएगी क्या? यस सर। क्या लिखूंगा मैं, देख के बताओ मुझे, क्या मैंने ठीक लिखा है? प्रॉब्लम है क्या कोई? अब ये तीनों जो हैं ये क्या है? वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन को बताते हैं। अब मैं चाहूँ तो इनका भी मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकता हूँ, इनका मैट्रिक्स फॉर्म भी लिख सकते हैं। लिखा जा सकता है। बताइए यस सर। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ये आ गया मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अगला जो हमारा काम है वो क्या है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्वार्ट्ज का रूपांतरण, ठीक है? एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। मैं क्या करता हूं, देखो डिफरेंशिएशन ही करेंगे अपने। लिखा हुआ दिख रहा है सबको, साफ नजर आ रहा है क्या? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। चलिए अब देखिए ये क्या बन जाएगा? अब इसको आप ए की जगह आप कुछ और अज्यूम कर लो, इसको आप एफ एक्स एक्सेलरेशन को किससे डिनोट कर लो? एफ से, क्योंकि A11 A12 तो ठीक है, तो आप इसको ए से एफ से डिनोट कर लो एक्सेलरेशन को। A11 एफ एक्स, A12 एफ बाई A13, ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, ये एक्स डायरेक्शन में एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, ये वाई डायरेक्शन में और ये जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन। एफ डैश वाई अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? बताओ बताओ, कोई प्रॉब्लम है? एफ जेड डैश में लिखूंगा तो 3-1। देखो कितना आसान काम है ये, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, इसका मूड समझना है और आंसर निकालना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये है एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो एग्जाम ऐसे Clear? त्वरण का रूपांतरण ऐसे है। बिल्कुल ऐसे आएगा, ऐसे ही लिखना है। आपसे पूछा जाएगा कि झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करो, मतलब निर्देशांक रूपांतरण निकालो, तो आपको ये सारा करना है, देखना है वो कितने मार्क्स का दिया हुआ है, ठीक है ना? आपसे अगर डायरेक्ट पूछा है कि एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करो तो डायरेक्ट ऐसे करना है, आपसे पूछा है वेलोसिटी करना तो ऐसा करना है, ठीक है ना? और ज़्यादा मार्क्स का है तो आपको पूरा करना है। पूछेगा अगर 2D में बताओ कि 3D में बताओ, 2D और 3D में से पूछ लेगा वो, जो भी पूछेगा आपको उसको बताना है। या आपसे इनडायरेक्ट वे में थोड़ा क्वेश्चन को घुमा सकते हैं। कैसे घुमा सकते हैं कि हमने देखो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ध्यान से समझना मैं इस बात को, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बार बार बना रहा हूँ मैं, बार बार समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे देना। एक्स वाई जेड, तो ऑब्वियस सी बात है ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होगी। यस सर। दूसरा जो है मान लो ये है आपका थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है,
एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश जेड डैश। ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। पार्टिकल यहाँ है एक्स वाई जेड, ठीक है, जो भी आर वेक्टर सपोज करते हैं एंगल थीटा है। तो अब देखो एस के रिस्पेक्ट में एस डैश इंक्लाइंड है, एस के रिस्पेक्ट में एस डैश इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, ठीक है, क्लियर है ना बात? इसमें इंक्लाइंड है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको मैंने मान लिया, एस को मैंने मान लिया कौन सा, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। स्टेशनरी का मतलब है इनर्शियल, और इनर्शियल को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व, ये जड़त्व है। और ये इसके साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। कौन इंक्लाइंड है? एस डैश थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, झुका हुआ है। क्या है? झुका हुआ है। झुका हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सिद्ध करो कि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र या स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष झुका हुआ दूसरा निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होता है, ठीक है। प्रूव दैट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंक्लाइंड with an inertial frame of reference is also inertial, कि वो भी inertial होता है। तो inertial के लिए मैंने आपको क्लास में क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि a की वैल्यू जो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए ना। तो भाई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल की एक्सेलरेशन हमें कैसा दिखाई दे, जीरो दिखाई दे, उसकी मोशन कैसी दिखाई दे, विदाउट एक्सेलरेशन दिखाई दे। तो अगर मैं s और s डैश दोनों के लिए a की वैल्यू जीरो प्रूव कर दूं तो जो मैंने क्वेश्चन बोला वो प्रूव हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्लियर है। तो अब क्वेश्चन में गिवन है क्या, क्वेश्चन में गिवन है कि s इज ए स्टेशनरी, यानी s इनर्शियल है, यानी s जड़त्वीय है। जड़त्वीय है तो आप ये देखो एक्सेलरेशन जो है fx, fy और fz जीरो होंगे कि नहीं होंगे भाई? f वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, और f वेक्टर इक्वल टू जीरो का मतलब है उसके तीनों कंपोनेंट क्या होंगे, जीरो होंगे कि नहीं होंगे? तो जब तीनों कंपोनेंट जीरो होंगे तो आप fx डैश की वैल्यू निकालो, यहां से कितनी आएगी, इसमें से जीरो आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। fy डैश की वैल्यू कितनी आएगी, fz डैश की वैल्यू कितनी आएगी, तीनों वैल्यूज क्या आ रही हैं, जीरो। इसका मतलब f डैश की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो ये बात प्रूव हो गई कि नहीं होगी कि अगर इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है तो जो इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी कैसा होता है, इनर्शियल ही होता है, ठीक है। यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष झुका हुआ दूसरा निर्देश तंत्र भी कैसा होता है, जड़त्वीय होता है, मतलब इनर्शियल होता है। बात समझ आ गई यहाँ पे? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, सबको बात समझ आई? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। मैं लिखूंगा रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कोरियोलिस फोर्स, रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कोरियोलिस फोर्स। क्या बोलूंगा मैं, घूर्णी निर्देश तंत्र व कोरियोलिस बल। घूर्णी निर्देश तंत्र व कोरियोलिस बल, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखिए ये मान लो कोई एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट ज्यादा है, जिसकी हाइट क्या है, ज्यादा है। हम यहां से कोई चीज थ्रो करेंगे, हम जब कोई यहां से कोई चीज थ्रो करेंगे तो कहां गिरेगी वो, कुछ ऐसे गिरेगी ना, ऐसे करके ऐसे तो नहीं गिरेगी, है ना, ऐसे ही गिरेगी, ऐसे गिरेगी। इसका मतलब एक फोर्स लग रहा है जो बाहर की तरफ लग रहा है, ऐसे कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, इस तरह से बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है,
ठीक है, ये अपरेंट फोर्स है, मतलब सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स का मतलब है आभासी, हिंदी में क्या कहते हैं, आभासी बल, सूडो फोर्स लगता है, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस पर है, अर्थ के सरफेस पर है, मान लो यहां पर है कोई, तो इस पर अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस के अलोंग क्या करती है, रोटेट करती है, अपने अक्ष के सापेक्ष घूमती है कि नहीं घूमती है? अर्थ के एक्सिस क्या करती है, रोटेट करती है, रोटेशन होता है, घूमती है ये। जब अर्थ के रिस्पेक्ट में रोटेट करती है तो यहाँ जो पार्टिकल प्रेजेंटेड है इस पे फोर्स लगता है, ठीक है, इस पे फोर्स लगता है। फोर्स लगेगा वो दो तरह से लगता है, दो तरह के फोर्स लगते हैं, ठीक है। एक तो लगता है इसके रोटेशन के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण, ठीक है, क्लियर है बात। तो एक फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अब केंद्रीय बल, और जो दूसरा सूडो फोर्स लगेगा वो होगा कोरियोलिस फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल, ये भी सूडो फोर्स है। ये कहाँ लगता हैं? है, ये कहाँ लगता है, ये इसी पार्टिकल पे लगेगा, कितना होगा क्या होगा अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शन, ठीक है भाई, समझ आ गई बात। तो सूडो फोर्स लगता है और इस तरह से लगता है। अब जैसे मान लो अर्थ रोटेट कर रही है, मैं अर्थ के ऊपर कोई चीज गिराता हूँ, ये अर्थ है, ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से कोई चीज थ्रो करी, ऐसे ऐसे थ्रो करी, थ्रो करी तो कहाँ नीचे, कहीं आनी चाहिए, लेकिन अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, तो वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो जाएगी। इस पॉइंट की जगह कहाँ आएगा वो, ये पॉइंट घूम के यहाँ जाएगा, तो कुछ ना कुछ क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आ गया, यस सर, एक्स डैश डिस्प्लेसमेंट आया कि नहीं आया। अब बिल्कुल जो भी आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, अर्थ के सरफेस पे, पूरा सरफेस पे है ना लोग, यस सर, हर किसी को लगता है कि मैं बिल्कुल टॉप पर हूँ, सबको क्या लगता है मैं टॉप कि मैं बिल्कुल टॉप के ऊपर हूँ, बाकी नीचे से गोल है। पर अर्थ के ग्रेविटेशन से क्या होता है, सारे जुड़े हुए हैं, सबको यूँ लगता है कि मैं टॉप पर हूँ, है कहाँ, सब सरफेस के ऊपर है, ठीक है। तो कोई चीज गिरेगी तो क्या होगा, चीज गिरेगी तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा, उस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे, कितने फोर्स के कारण लगता है, इसी के ऊपर सारी कैलकुलेशन। समझ आ गई बात क्या। यस सर, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम्स बनाते हैं और वहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, फिर वो कैलकुलेशन को जो है आगे हम बहुत आगे तक ले जाएंगे और समझेंगे कि कितना कितना फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स क्या है, किसकी वैल्यू कितनी है, किसका फिजिकल मीनिंग क्या है और मैथमेटिकल वैल्यू कितनी है। तो देखो ध्यान दो इधर, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि मान लो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये, ठीक है, एक्स वाई जेड ये पॉइंट है ओ, ठीक है भाई। दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ये है, एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, ठीक है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है और इसको आर नाम मैंने क्यों दिया है, क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में आर रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मान लेते हैं। तो इसने कितना एंगल बनाया, इसने एंगल बनाया थीटा। मान लेते हैं ये क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में इसने टाइम कितना लगाया, टी, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लिखने में कोई प्रॉब्लम है क्या, ये होता है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अब मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, यहाँ कोई पॉइंट है पी, तो
एक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड और एक्स डैश के लिए क्या है एक्स डैश वाई डैश और ठीक है। ये पॉइंट इनका सेम है, ये वाला पॉइंट इनका इसके लिए पोजीशन वेक्टर एस के लिए पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर और आर के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है आर डैश वेक्टर। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है? आर और आर वेक्टर आर डैश और आर वेक्टर एक दूसरे क्या है एक दूसरे के इक्वल है, बराबर है कि नहीं है? दिख रहा है, दोनों के लिए पोजीशन वेक्टर एक ही है। अब एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि इधर यूनिट वेक्टर आई कैप है, इधर यूनिट वेक्टर जे कैप है, इधर यूनिट वेक्टर के कैप है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं कह रहा हूं कि कैसा है मतलब ठीक है। ये कैसा है रोटेटिंग। ये क्या कर रहा है घूर्णन कर रहा है। जब घूर्णन कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में जो यूनिट वेक्टर होंगे आई डैश जे डैश कैप और के डैश कैप ये बार बार इनकी डायरेक्शन क्या होती रहेगी चेंज होती रहेगी। तो मैं ये कहूंगा कि जो मेरे आई कैप जे कैप और के कैप हैं these are constant और फिक्स, जो कि क्या है फिक्स। लेकिन आई डैश जे डैश और के डैश कैप कैसे हैं वेरिएबल है। कैसे है ये वेरिएबल चेंज हो रहे हैं बार बार। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। बात समझ आ गई? अब मैं आर वेक्टर अगर लिखता हूँ बड़ा सिंपल सा काम है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ऐसे लिख दूं और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा dx बाय dt आई कैप dy बाय dt जे कैप और dz बाय dt ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। ये बन गया v वेक्टर। क्या बन गया v वेक्टर dx बाय dt आई कैप dy बाय dt और dz बाय dt एक इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है। अब अगर मैं लिखना चाहता हूं क्या r डैश वेक्टर तो मैं क्या लिखूंगा x डैश i डैश y डैश j डैश z डैश k डैश। ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे पास दो चीजें वेरिएबल हैं। एक तो x डैश y डैश z डैश ये चेंज हो रहा है, दूसरा i कैप j कैप k कैप डैश ये भी चेंज हो रहा है। तो ये डिफरेंशिएशन कैसे होगा? मैं क्या करूंगा i को रख के इनका करूंगा, इसको रख के i डैश क्या करूंगा, ऐसे ही होगा। यस सर। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं dr वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू i डैश को रखा dx डैश बाय dt प्लस j डैश को रखा dy डैश बाय dt k डैश को रखा dz डैश बाय dt प्लस इसका किया यानी x डैश को रखा dy डैश बाय dt प्लस y डैश को रखा तो d z डैश dt और प्लस z डैश को रखा d k डैश बाय dt। ये होगा कि नहीं होगा अभी? यस सर। पक्की बात है। चलिए अब मैं ये कह रहा हूं कि i डैश j डैश k डैश मेरे वेरिएबल है, बदल रहे हैं। ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि r डैश इक्वल टू है r है कि नहीं है? तो इसकी जगह अगर मैं r लिखता हूं तो v लिख दूं, इसको लिख दो ना भी, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ रहे हो ना बात को? इस r डैश की जगह मैंने r पुट कर दिया तो ये क्या बन गया v बन गया।
कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। चलो v बन गया तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब थोड़ा ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ v वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, i डैश j डैश के डैश इन सबको लिखना है। i डैश dx डैश बाय dt प्लस J कैप K y डैश अपॉन dt K डैश D Z डैश अपॉन dt प्लस J x x डैश D I अपॉन dt y डैश D J डैश अपॉन dt Z डैश हाँ D K कैप डैश अपॉन dt। यही है, यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सर। चलो अब ये अगर रोटेट करेगा, ये अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, ऐसे करके पूरा ऐसे रोटेट कर जाएगा, यस सर। पूरा रोटेट कर जाएगा ना। जब ये पूरा रोटेट कर जाएगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो d, हाँ ठीक है, d डैश r वेक्टर बाय dt लिख दूं। देखो भाई, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने d बाई dt यूज किया, यस सर। इसका ऑपरेटर तो ये है। इसको सॉल्व करने के लिए d डैश बाई dt लिखूंगा क्योंकि ये रोटेशन कर रहा है, तो इससे वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है, इससे वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसके लिए अगर दोनों तरफ डैश आ रहा है, दोनों के लिए मैं लिख सकता हूं ना ऐसे, इसको यस सर। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर है ना बात ये। यस सर। प्लस ये एज इट इज, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई, बोल जाओ भाई। मैंने ऑपरेटर चेंज कर दिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात है। चलो अब देखो, अगर कोई चीज रोटेट करती है, अगर कोई चीज रोटेट करती है और जिसकी रेडियस r है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इस पॉइंट के ऊपर लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, v वेक्टर होगी कि नहीं होगी, होती है कि नहीं होती है, बताइए। यस सर। है ना। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। तो अगर इसको मैं लिखूं dr बाई dt लिख दूंगा, बोलिए यस सर। यही होगा। ये वेक्टर है, ये वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर है, r क्या है, यूनिट वेक्टर मानूं, तो उस हिसाब से di डैश बाई dt इक्वल टू ओमेगा क्रॉस ऐसे लिख दूं, यस सर। कोई दिक्कत है, नो सर। कंफर्म। और मैं dj डैश बाई dt को ऐसे लिख दूं, ओमेगा क्रॉस j डैश डैश, मैं d k डैश बाई dt को ऐसे लिख दूं, ओमेगा क्रॉस k डैश लिख दूं ना ऐसे, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। अब आप एक काम करो, काम क्या करोगे, काम क्या करोगे, इस वाली इक्वेशन को यूज करो, v वेक्टर इज इक्वल टू, इसको अगर मैं v डैश वेक्टर लिख दूं तो कोई गलत बात नहीं होगी, नहीं होगी भाई। ये है x फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी, ये है r फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी, तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी क्या होगी, तो उसको डिनोट करने के लिए तरीका भी क्या होगा, ये वेलोसिटी किस में है, ये वाली वेलोसिटी किस में है, ये सर r फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी है, तो इसको शो करने का तरीका भी क्या होगा, अलग होगा। ये किस में वेलोसिटी है, r s में, तो इसको शो करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। लेकिन दोनों निकलेंगे कैसे,
फंडामेंटल क्या रहेगा कि पोजीशन का वेलोसिटी के टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आती है, वेलोसिटी आती है, वही फंडा यूज करेंगे। तो इसके लिए तो मैंने ऑपरेटर d बाई dt यूज किया है और इसके लिए मैंने d डैश बाई dt यूज किया, बस दोनों का ऑपरेटर अलग अलग है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके एक नया ऑपरेटर बना लेंगे अपन। ऑपरेटर तो समझते हैं सारे, यस सर। ठीक है। तो d डैश, अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहां तक की तो बात हो गई। अब यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं di डैश बाय dt की जगह रखूंगा ओमेगा क्रॉस i कैप, इसकी जगह रखूंगा ओमेगा क्रॉस j कैप और इसकी जगह रखूंगा ओमेगा क्रॉस k कैप, है ना, i डैश j डैश k डैश कैप, है ना। ये रखूंगा तो क्या होगा, x y z, ये तो i कैप के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओमेगा सबके साथ क्रॉस में है तो क्या होगा, ओमेगा क्रॉस x डैश i डैश y डैश j डैश z डैश k डैश। अरे बताओ ये चमका कि नहीं चमका, सबको समझ आया कि नहीं आया? ओमेगा क्रॉस बाहर निकाल लिया मैंने, यस सर। वैल्यू रख के या रख के दिखाऊं, नहीं समझ गए? समझ गए। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, v वेक्टर इज इक्वल टू v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस, ये क्या बन गया, r डैश, यही था, यस सर। भूल गए? भूले तो नहीं हो? ये देखो यही तो था, तो हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब फिर वही बात कि r डैश जो है वो r के इक्वल है, r डैश क्या है, r वेक्टर के इक्वल है, तो v वेक्टर इज इक्वल टू v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहां से v डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं अपने, v माइनस ओमेगा क्रॉस r, है ना। यस सर। तो ये रिलेशन आ गया, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, वेग का रूपांतरण हुआ कि नहीं हुआ, इसको याद रखना, इसको याद रखना। अब सारा खेल जो है इस पे डिपेंड करेगा, सारा खेल इस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। आप अपने हिसाब से इसको नंबरिंग देते रहना, 1 2 3 4 जो आपका मन करे वो देते रहना, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे कैसे है ये, तो आप अपना नंबर देते रहना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, फॉर्मूला क्या ध्यान में रखना है ये, तो v वेक्टर इज इक्वल टू v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r। मैं इसको लिख सकता हूं dr वेक्टर बाय dt इक्वल टू d डैश r वेक्टर बाय dt, क्योंकि सबको हमने किया क्या है, जहां जहां r डैश था सब जगह क्या लगा दिया हमने, जहां जहां r था वहां क्या लगा दिया, जहां जहां r डैश था वहां क्या लगा दिया, r लगा दिया हमने, डैश हटा दिया, ठीक है। चलो अब इसमें ध्यान देना थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं लिख रहा हूं d बाय dt इक्वल टू d डैश बाय dt प्लस ओमेगा क्रॉस। अगर यहां पे भी r है, अब यहां पे भी r है, तो वो r क्या करेगा, इससे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा और इससे डिफरेंशिएशन होगा, और इधर तो डिफरेंशिएशन है ही। तो अगर मैं ये हटा दूं तो एक ये नया ऑपरेटर डिजाइन हो जाता है, क्या बन जाता है, एक नया संकारक बन जाता है। अब संकारक आप नहीं समझते हो तो जैसे मान लो ये 2 और 4 और 2 है, इसका क्या मीनिंग है, अभी कोई मीनिंग नहीं है, बीच में क्या लगाया, कितना आंसर आ गया, बीच में क्या लगाया, आंसर कितना आ गया, 8, बीच में क्या लगाया, 2, तो जैसे ये प्लस इंटू डिवाइड माइनस ऑपरेटर है, वैसे ही क्या है, ये एक रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए क्या है, ऑपरेटर है, जो ऑपरेट करके हमें क्या देगा, वैल्यू देगा। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। हमने क्या किया, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन अभी किया है। अब हमारा काम है एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करना, और एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मुझे इस ऑपरेटर की जरूरत पड़ी, इस ऑपरेटर की जरूरत पड़ी। इस ऑपरेटर को मैं इस पे अप्लाई करूंगा, इस ऑपरेटर को इस पे अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करूंगा, इसको इस पे अप्लाई करूंगा, d बाय
dt, dr वेक्टर बाय dt। हो गया। यस सर। इक्वल वाले को, बराबर वाले को, इसको इस पे अप्लाई करेंगे तो d डैश बाय dt प्लस ओमेगा क्रॉस ब्रैकेट कर दो बंद, और ये जो वैल्यू है लगा दो इधर। अब डिफरेंशिएशन करना मेरे हिसाब से सबको आता ही होगा। इसका करेंगे तो पोजीशन का 2 बार डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्थिति का 2 बार अवकलन करते हो तो क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन। पोजीशन का 2 बार डिफरेंशिएशन करें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। अब ध्यान देना, इसको इस पे लगा रहा हूँ, इसको इस पे लगा रहा हूँ, क्या बनेगा d डैश स्क्वायर r वेक्टर बाय dt स्क्वायर। कोई दिक्कत है? इसी को इस पे लगा रहा हूँ, ओमेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, उसके सीधे उसके लगेगा ना। इसको इस पे लगाओ, ठीक है। अब इसको इधर लगा दो, ठीक होगी बात? क्या बना, ए वेक्टर ए डैश वेक्टर प्लस ये एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन। सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं ना, तो अगर ये एक्सेलरेशन है तो ये भी होगा, ये भी होगा, और तो ये देखो क्या बन गया, 2 ओमेगा dr डैश वेक्टर बाय dt प्लस ओमेगा क्रॉस r। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बताओ, कोई प्रॉब्लम है? ना। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, इसको मैं v डैश वेक्टर लिख दूं dr डैश बाय dt को, तो भी कोई दिक्कत है? ना सर। प्लस ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। अब यहां से ये क्या है, a डैश इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस 2 ओमेगा क्रॉस v डैश माइनस ओमेगा क्रॉस r। ये इक्वेशन अपने को याद है, ठीक है। इसको बोलते हैं कोरियोलिस एक्सेलरेशन, ये होता है, और ये होता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब रोटेशन के कारण, और ये लगता है अर्थ के रोटेशन से, जैसे एक बॉल है, बॉल गीला कर दो, घुमाओ तो क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर। और ये मोशन ऑफ द पार्टिकल, अगर अर्थ रोटेट कर रही है और मोशन हो रहा है तो मोशन के कारण लगता है ये, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे अभी अपने। तो अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूं, सबको मास से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोरियोलिस फोर्स। क्या बन जाएगा ये, कोरियोलिस फोर्स जो है वो है -2m ओमेगा क्रॉस, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे अपने, इसके बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने बहुत, थैंक यू सर ये डायरेक्ट दिया कोरियोलिस फोर्स।